नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में भीषण गर्मी की लहर चल रही है और वर्तमान में नौतपा भी चल रहा है। उसी के लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए हम एक गेस्ट को लेके आए हैं, जिससे हम अभी थोड़ी देर में रूबरू होंगे, जो है हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रघुनंदन जी बोचीवाल। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सुजला वायरल में। नमस्कार। तो साहब, हम बात करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी नौतपा चल रहा है और भीषण ग्रीष्म की जो लहर चल रही है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि यह नौतपा कब से कब चलता है और इस टाइम पे कितनी गर्मी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं होती है। उसमें ये ग्रीष्म काल वैसे 2 महीने का माना जाता है। फिर भी ग्रीष्म काल वैसे 4 महीने से अप्रैल से जुलाई तक ग्रीष्म काल माना जाता है। और जो ये ज्योतिष मतानुसार ये रोहिणी हम्म। नक्षत्र में गुजरता है। इस इन दिनों में, इन 9 दिनों में सूर्य बहुत ज्यादा तपता है। और संसार के जो जीव जंतु है, प्राणी है, सब पे ये अपना प्रभाव छोड़ता है। और इसको वर्षा काल का गर्भ काल माना जाता है। इसके बाद में वर्षा काल शुरुआत हो जाती है। और इन 9 दिनों में यदि वर्षा हो जाती है तो ये वर्षा के लिए शुभ संकेत नहीं होता। जी बिल्कुल। तो ये जो 9 दिन है, जो वर्षा काल का गर्भ काल जिसे हम कहते हैं, तो हाँ इन जी। दिनों गर्मी अपने चरम पे रहती है और इसके हाँ। कारण लू लगने का खतरा रहता है। तो आप हाँ। हमको हमारे दर्शकों को बताइए कि लू कैसे लग सकती है और लू लगने के बाद इसके क्या लक्षण होते हैं। इन दिनों में सूर्य अपने चरम सीमा पे रहता है। और इसके बचाव के लिए जब लू लू लगने के सामान्य लक्षण ये होते हैं कि शरीर का तापमान 104 डिग्री तक हो जाता है। और कमजोरी महसूस होती है, उल्टी दस्त की शिकायत होने लग जाती है, सिर भारीपन भारीपन रहता है। तो ये लू के लक्षण कहलाते हैं। और तो जब एक आवाज आदमी में को लू लगती है, मान लीजिए एक स्वस्थ आदमी है, तो उसे लू लगने से बचना है तो उसके लिए उसको क्या उपाय करने चाहिए। बचने के लिए एक तो पानी की पूर्ति, शरीर में पानी की पूर्ति होनी चाहिए। शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी है। डिहाइड्रेशन के लक्षण होते ही, सुबह उठते ही, जो तैलीय पदार्थ है, छाछ है, नींबू पानी है, तरबूज है, इनका सेवन करना चाहिए। शिकंजी है, इमली का पानी है, गुलकंद है, और गन्ने का जूस है, पुदीना है, इस प्रकार की चीजें हैं, उनका सेवन करना चाहिए। घर से यदि जरूरी हो तो 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो जरूरी हो तो छाता या कपड़ा सिर के ऊपर रख के फिर बाहर निकलना चाहिए। ये बचाव के उपाय है। इसके अलावा कई प्रकार के जो शरबत है, शरबत उन्नाव है, या उसीर का शरबत है, इनका सेवन करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि ठंडे तैलीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, धूप में जाने से बचना चाहिए और जब धूप में जाए तो छाता या कुछ कपड़ा अपने सर पे लेके जाना चाहिए। परंतु मान लीजिए ये हम्म। सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर किसी को लू लग जाती है, तो आयुर्वेद उसके लिए क्या दवाई देता है और क्या आप रेकमेंड करोगे हमारे दर्शकों को कि अगर उन्हें लू के लक्षण हुए तो आयुर्वेद की तरफ से किस प्रकार की दवाई वो ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर ये 3 दोषों से संचालित होता है: वात, पित्त और कफ। और जब इन ये समान अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। और ये विषम अवस्था में जब दोष आ जाते हैं तो ये बीमार होने के लक्षण है। तो लू लगने के बाद में वायु और पित्त प्रकोपित हो जाता है। इससे बचने के लिए आयुर्वेद के अंदर कई प्रकार के उपाय बताए हैं, औषधियां भी बताई है। एक षडंग पानीय एक दवा आती है जिसमें 6 प्रकार की चीजें होती है: उसीर है, सौंफ है, मुनक्का है। इस प्रकार के ये सड़ंग पानी डाबर कंपनी सड़ंग पानी रेडीमेड बनाती है। उसको यदि
एक गिलास पानी में उबाल के ठंडा करके पिया जाए तो लू के लक्षण कम हो जाते हैं। इससे लू से उत्पन्न ज्वर शांत हो जाता है, संताप दूर होता है। और सौंफ का अर्क है, एक कपूर धारा है, अमृत धारा जिसे कहते हैं, उसकी 2 बूंदे मिश्री के पानी में यदि पी जाए तो इससे भी लू से बचा जा सकता है, लू का शमन हो सकता है। सनसनी वटी है, गिलोय है, और आपके एलोवेरा का जूस है, ये यदि सुबह निरंतर पिया जाए तो इससे भी काफी फायदा होता है। विभिन्न प्रकार की औषधियां जो है मार्केट में जो उपलब्ध है, और वो लेके जिसको लू लगती है वो उससे बच सकता है। मेरा अगला सवाल रहेगा, क्या सभी उम्र के लोगों के लिए यह समान औषधियां काम करती है, या फिर बच्चों के लिए गर्मी कर सकती है? तो यह किस प्रकार आप इसको सुझाएंगे दर्शकों को कि किस उम्र के व्यक्ति इसको लें, किस उम्र के इसको ना लें? चिकित्सक के परामर्श अनुसार उनकी मात्रा निर्धारित की जाती है। बच्चों में उस मात्रा का निर्धारण चिकित्सक ही करता है। अल्प मात्रा में या उसी मात्रा से यदि दी जाए तो गर्मी करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये जो लोगों में भ्रांति है कि आयुर्वेद की दवाइयां गर्मी करती है, गर्मी नहीं करती, बल्कि ये दोषों के अनुसार जो चिकित्सक निर्धारण करता है तो वो सभी वय के लोगों के लिए लाभदायक है, और सभी की चिकित्सा होती है, ऐसी बात नहीं है। मात्रा का निर्धारण उसकी वेट के अनुसार, बच्चों की आयु के अनुसार किया जाता है। तो गर्मी नहीं करती है, क्योंकि ये जो पित्त शमन की औषधियां है ना, ये गर्म तासीर की होती है नहीं। लवंग आप जन धारणा के अनुसार गर्मी करता है, पर इसकी तासीर है वो ठंडी होती है, अंत में ये ठंडक पैदा करता है। सौंफ है, धनिया है, मिश्री है, ये सब ठंडी चीजें दी जाती है लू के अंदर, तो गर्मी करने का तो कोई सवाल ही नहीं। सभी उम्र जी के बिल्कुल। लोगों को ये दी जाती है। जी, जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो भ्रांति है जनसामान्य में कि यह गर्मी कर सकती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। और जो लू के लिए जो विशेष रूप से जो औषधियाँ हैं, वो तो ठंडी तासीर की होती है, तो गर्मी करने का सवाल हाँ, नहीं है। परंतु फिर भी हम हमारे दर्शकों को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही दवाई और उसकी मात्रा निर्धारित करें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आपको लू ना लगे, और लगे तो किस प्रकार की दवाइयाँ आप मार्केट से या चिकित्सक के परामर्श से ले सकते हैं। तो जाते-जाते डॉक्टर साहब, आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें ताकि लू से बचे, और किस प्रकार से अपना एक आप संदेश जो देना चाहते हैं दर्शकों के लिए? लोगों को एक तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जितना नजदीक आप प्रकृति के रहोगे तो आप इन जो ऋतु जनित बीमारियों से बचे रहोगे, लू से बचे रहोगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पानी का सदुपयोग करना चाहिए। पानी बहुत कम हो गया है, और चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। तो सबसे ज्यादा वृक्षारोपण पे आने वाले समय में वृक्ष लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वो कम से कम 5 पौधे हर साल लगाए। तो इन चीजों से, इस तापमान से अपन लड़ सकते हैं। मेरे को ये चिंता होती है कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी कैसे इसका सामना करेगी। तो हम सभी को प्रिकॉशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए, प्रकृति को जीना चाहिए। जो आधुनिक चीजें हैं, एसी है, फ्रीज है, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सुबह सुबह प्रातः भ्रमण करना चाहिए, और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, और जो आयुर्वेद में योग में जो योगासन है वो बताए हुए हैं, उनका पालन करना चाहिए। स्वस्थ दिनचर्या और स्वस्थ ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, इससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे दर्शकों के लिए दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय में रहकर ही हम इस दुनिया में जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं लंबे समय के लिए।
और अगर ये जो ग्लोबल वार्मिंग से जो तापमान हो रहा है उसको कम करना है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना एक बहुत ही सुंदर इसका उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। तो हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि जो आने वाली वर्षा ऋतु है उसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और इस नौतपा और भीषण गर्मी के दौरान स्वयं को सुरक्षित रखें और लू से बचाएं। धन्यवाद।